सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू मीडिया। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डार्क सीजन 3 के एपिसोड 6 के बारे में। ये वीडियो बेसिकली पार्ट 1 है एपिसोड 6 के एक्सप्लेनेशन का, क्योंकि एपिसोड 6 के बाद से डार्क का हर एक एपिसोड बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता गया है, इसलिए एक वीडियो में इन सबको एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं पार्ट वाइज इन एपिसोड्स को एक्सप्लेन करूंगा। इस वीडियो में बेसिकली मैं डिफरेंट रियलिटीज के बारे में बात करूंगा और क्वांटम इंटेंगलमेंट के बारे में बात करूंगा। इसके अलावा मैं ईव के मास्टर प्लान और ईव की टीम के बारे में भी इसी एपिसोड में बात करूंगा। तो अगर आपको इन सब के बारे में सब कुछ जानना है, आप इस वीडियो को कंप्लीटली देखते रहें। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। विद दैट बीइंग सेड, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो डार्क सीजन 3 के एपिसोड 6 में बहुत सारे टाइमलाइंस दिखाई गई है और बहुत सारे रेवलेशंस भी इस एपिसोड में हमें देखने को मिलते हैं। सबसे बड़ा रेवलेशन हमें देखने को मिलता है जब हमें पता चलता है कि इस शो में 2 डिफरेंट रियलिटीज एग्जिस्ट करती हैं। तो सबसे पहले मैं इस वीडियो में इन रियलिटीज के बारे में ही बात करूंगा और क्वांटम इंटेंगलमेंट के बारे में बात करूंगा। वैसे तो ये एक साइंटिफिक टर्म है जिसके बारे में मुझे असलियत में तो कुछ नहीं पता है, पर मैं इस शो के कॉन्टेक्स्ट में इस क्वांटम इंटेंगलमेंट वाले चीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है ये एक ऐसी रियलिटी भी है जहाँ पे मार्था जोनस को बचाने नहीं आती है, बल्कि जोनस अपने बेसमेंट में जाता है अपोकलिप्स से बचने के लिए। और इसी रियलिटी का जोनस इवेंचुअली आगे जाके एडम बनता है और इसी रियलिटी का जोनस बेसिकली मिडिल एज जोनस भी है। इसके अलावा दूसरी रियलिटी में, जिस रियलिटी में मार्था जोनस को बचाने आती है, उस रियलिटी में बेसिकली जोनस आगे जाके मर जाता है। मतलब वो एक टीनएजर के जैसे ही मर जाता है और वो बड़ा होता ही नहीं है, जैसा कि हमने एपिसोड 5 के फिनाले में देखा था। इसके अलावा इस एपिसोड के शुरुआत में हमें ये जानने को भी मिलता है कि मिडिल एज जोनस को जो लेटर मिला था मार्था का, उसमें क्या लिखा हुआ था। उसमें बेसिकली लिखा हुआ था कि जोनस तुम होप मत छोड़ो, तुम सब कुछ ठीक कर सकते हो। इसके अलावा जो फेमस लाइन जोनस हमेशा मार्था को बोलता है वो भी इस लेटर में लिखा हुआ था, यानी कि वी आर परफेक्ट फॉर ईच अदर। पर इस एपिसोड में दिखाया जाता है कि जो मिडिल एज जोनस रहता है वो इवेंचुअली इस लेटर को जला देता है। और उसके बाद लेटर हाफ ऑफ दिस एपिसोड में हमें पता चलता है कि ये लेटर किसने लिखा था। ये लेटर बेसिकली उसी मार्था ने लिखा था जिस मार्था ने एपिसोड 5 में जोनस को मारा था। तो मैं इस वीडियो में बार बार एपिसोड 5 का रेफरेंस दे रहा हूँ क्योंकि ये सारी चीजें बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। इसलिए अगर आपने मेरे एपिसोड 5 वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे जाकर जरूर देखें। आपको उसका लिंक आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैंने डार्क के सीजन 3 से रिलेटेड और भी सारे वीडियोस बनाई हैं हर एक एपिसोड के ऊपर, तो आप उन सबको भी जाकर देख सकते हो। इसके अलावा अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि मैं आप सबके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाता रहता हूँ। तो चलिए अब बात करते हैं उस क्वांटम इंटेंगलमेंट वाले इशू के बारे में। तो बेसिकली होता ही है कि जब लेटर हाफ ऑफ दिस एपिसोड में मार्था जोनस के लिए वो लेटर लिख रही होती है, तब मार्था ईव से पूछती है कि उसने अभी अभी ही जोनस को मारा है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि जोनस का कैरेक्टर उसके वर्ल्ड में अभी भी जिंदा है। तब ईव उसे समझाती है कि डार्क के इस यूनिवर्स में एक समय पे 2 रियलिटीज एग्जिस्ट कर रही हैं और जोनस और मार्था जैसे भी कदम उठाते हैं उस पर डिपेंड करता है कि वो किस रियलिटी में रहेंगे। और इस 2 रियलिटी के बारे में सिर्फ ईव को पता है और एडम को इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। इसलिए हमेशा ईव के पास अपर हैंड रहता है एडम के ऊपर, और इसीलिए ईव एडम से हर समय एक कदम आगे रहती है। इस इशू के बारे में हमें एपिसोड 7 और एपिसोड 8 में और भी क्लैरिटी आती है, जिसमें हमें पता चलता है कि क्यों एक रियलिटी में मार्था जोनस को बचाने आती है और दूसरी रियलिटी में मार्था जोनस को बचाने नहीं आती है। तो उसके बारे में मैं एपिसोड 7 और एपिसोड 8 वाले वीडियो में ही बात करूंगा। तो चलिए अब बात करते हैं ईव के प्लान और ईव की टीम के बारे में, और कैसे ईव ने इस पूरे इन्फिनाइट लूप को इतने सालों से प्रिजर्व करके रखा था। तो इस एपिसोड के लास्ट में हम देखते हैं कि ईव अपनी टीम को समन करती है। उसकी टीम में बेसिकली अडल्ट बार्थोस था, अडल्ट मार्था थी, अडल्ट नोआ था, इसके अलावा एगॉन टिडेमन भी उसकी टीम में था। इसके साथ साथ क्लॉडिया भी ईव की टीम में ही थी। और ये सारे टीम मेंबर्स बेसिकली यूनिवर्स 2.0 से थे, मतलब जो ईव का यूनिवर्स था उससे थे, मेन यूनिवर्स से नहीं थे। अब इस टीम को ईव ने इसलिए बनाया था ताकि जो नॉट है, जो इन्फिनाइट नॉट है, वो प्रिजर्व रह सके, और वो चाहती थी ये साइकिल इन्फिनाइट टाइम्स चलते रहे। इसलिए जो मेन वर्ल्ड में चीजें हुई थी वो सेम चीजें यूनिवर्स 2.0 में भी होनी चाहिए। इसलिए ईव ये टीम बनाती है ताकि सारे इवेंट्स मेन वर्ल्ड के जैसे यूनिवर्स 2.0 में भी हो, भले ही थोड़ी डिफरेंट तरीके से हो, पर हो जरूर, ताकि ये इन्फिनाइट साइकिल चलते रहे और जो मार्था और जोनस का बच्चा है वो भी बच सके, क्योंकि एडम बेसिकली इस बच्चे को जान से मार देना चाहता था। अब एडम इनके बच्चों को क्यों मारना चाहता था, ये चीज
चीज अगर आपने मेरे एंडिंग एक्सप्लेन वाली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा, या फिर जब मैं इसी एपिसोड का पार्ट 2 बनाऊंगा तो मैं उसमें इस चीज को भी एक्सप्लेन कर दूंगा। तो चलिए हम ईव के मास्टर प्लान पे वापस आते हैं। तो इस एपिसोड के लास्ट में ईव बोलती है कि द बिगिनिंग इज द एंड एंड द एंड इज द बिगिनिंग। इसका मतलब इस लूप को प्रिजर्व करने के लिए दोनों दुनिया में बेसिकली सेम ही इवेंट्स होने चाहिए जैसा कि हमेशा से होते आ रहे हैं, ताकि ये इन्फिनाइट लूप प्रिजर्व रह सके। इसी के बाद हम देखते हैं कि एवा की टीम के डिफरेंट लोग डिफरेंट लोकेशन में जाते हैं ताकि वो इस इन्फिनाइट लूप को प्रिजर्व कर सके। सबसे पहले हम देखते हैं कि जोनास और मार्था के जो बेटे हैं वो बेसिकली 1986 में जाते हैं दोनों ही वर्ल्ड के, ताकि वो एपोकलिप्स को ट्रिगर कर सके। एक वर्ल्ड में जो ओल्ड वर्जन रहता है और जो बच्चा वाला वर्जन रहता है इन ट्रियो का वो जाता है, और दूसरे वर्ल्ड में जो मिडिल एज वर्जन रहता है वो जाता है। ये सब बेसिकली जाकर वीडेन न्यूक्लियर पावर प्लांट में जाकर उसे कंट्रोल रूम में कुछ सेटिंग्स से छेड़छाड़ करते हैं, जिसके कारण ही बेसिकली फ्यूचर में जाके एपोकलिप्स होगा। इसके अलावा हम नोआ को देखते हैं कि वो अपने ही यंग वर्जन से मिलने जाता है और वो उस यंग वर्जन को यूनिवर्स 2.0 के एलिजाबेथ से मिलाता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो क्लॉडिया कैरेक्टर है वो ओरिजिनल वर्ल्ड के क्लॉडिया के पास जाता है। इसके अलावा जो एडल्ट बार्थोस का कैरेक्टर रहता है वो यंग बार्थोस को लेने जाता है, यानी कि यूनिवर्स 2.0 के यंग बार्थोस को लेने जाता है। इसके अलावा जो मिडिल एज्ड मार्था कैरेक्टर रहता है वो 1888 में जाकर जोनस के रूम में वो लेटर वापस रख देती है जिसको जोनस ने उसी दिन जलाया था। इसके अलावा फॉर शार्लेट वाला जो वॉच रहता है वो भी मार्था वहां पर जाकर रख देती है। इसके अलावा जो एगॉन टिडेमन का कैरेक्टर रहता है वो यूनिवर्स 2.0 के हैना के पास जाता है एपोकलिप्स से ठीक पहले। जैसा कि मैंने कहा ईवा ये सब इसीलिए करती है ताकि दोनों वर्ल्ड का जो लूप है वो प्रिजर्व रह सके और चीजें जैसी होती आ रही है वैसे ही होती रहे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में उसे पूछ सकते हो। पर जब मैं इस एपिसोड का पार्ट 2 बनाऊंगा तो मेजर डाउट्स वैसे भी क्लियर हो जाएंगे। तो अगर आपको डार्क से रिलेटेड हर एक वीडियो देखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मैं कोशिश करूंगा कि बाकी सारे एपिसोड के भी वीडियो मैं जल्दी ही अपलोड कर दूं। एंड एज ऑलवेज थैंक्स फॉर वॉचिंग।